हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, तो प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा डी, यूएसए से लिया गया है। एक्सप्लेनेशन: द आइडिया ऑफ प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वेयर एज द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। The concept of a union of states in the Indian Constitution has been derived from. So union of state का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन है ये: द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? ओके, पूछ रहा है कि कौन सा सुप्रीम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ऑब्वियसली यार कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ का जो है वो सुप्रीम है। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन है: द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. It lays down the framework defining fundamental political principle, establish the structure, procedure, power and duties of the government institutions, and set out fundamental rights, directive principles and the duties of the citizens. Okay. Question number 4. The concept of judicial review in India has been adapted from the constitution of. Judicial review कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है USA से लिया गया है। The concept of judicial review in Indian constitution has been adapted from the constitution of US. ठीक है, judicial review is the power of the court to examine the actions of the legislative, executive, administrative arms of the government and to determine whether such actions are consistent with the constitution. Actions judged inconsistent are declared unconstitutional and therefore null and void. इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जैसे मान लो कोई लॉ बना, ठीक है, पार्लियामेंट से पास हो गया, राज्यसभा लोकसभा, और उस पर प्रेसिडेंट का भी असेंट हो गया, साइन हो गया, उसके बाद में क्या होगा, फिर उसकी होगी जुडिशियल रिव्यू होगी। तो वो क्या करेंगे कि जो जजेस होंगे वो उसको रिव्यू करेंगे कि क्या ये जो भी हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाए गए हैं क्या उससे मेल खा रहे हैं। अगर उसको वायलेट कर रहे हैं तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाएगा और उसको नल और वाइड कर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। तो ये है जुडिशियल रिव्यू। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? असर्शन रीजन का है: द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। रीजन दे रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम्स। ओके, तो इसका आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दोनों सही है। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। ठीक है, ये लिमिटेड है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड सम आइटम्स, और बोरो भी किया है बहुत सारे आइटम्स। ओके, तो explanation, let's read. The scope of judicial review is limited in India as decided in the Keswanand Bharti case 1973. The basic structure doctrine forms the basis of power of the Indian judiciary to review and strike down amendment to the Constitution of India. Okay, thus assertion A is correct. On the other hand, Indian Constitution has borrowed some of its provisions from the Constitution of different countries. Okay, so आपको पता ही है different countries से हमारा जो Constitution में ओके बोरो किया गया प्रोविजंस को। राइट, क्वेश्चन नंबर 6। द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन नेचर। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। क्वेश्चन नंबर 7। द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? Same question again, Canada. Question number 8. The Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system in that India has. कह रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो किस चीज़ से अलग है? और तो सबसे मैं जो है जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है उसकी वजह से ये डिफरेंट है। ओके, कैसे? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? प्रोसेस होता है जुडिशियल रिव्यू, वहाँ से हमने लिया है जुडिशियल रिव्यू का। विच इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। वाइल रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर एप्लीकेबल टू बोथ पार्लियामेंट्री सिस्टम। और दोनों, और उसके अलावा जो है दोनों
पार्लियामेंट्री सिस्टम में सेम है चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 9, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, जो सिस्टम है जुडिशियल रिव्यू का वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो इंडिया एंड यूएसए, दो कंट्रीज़ में, ये दोनों कंट्रीज़ में एप्लीकेबल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका? सो इसका होगा द फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही है जुडिशियल रिव्यू। फेडरल सुप्रीम कोर्ट जो है, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो क्या करता है? वो जुडिशियल रिव्यू करता है। ओके, सो लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉमन इन बोथ इंडिया एंड अमेरिका federal system. While in United States there is a judicial system at the union level and other at the state level, there is absence of the three list in the Constitution of USA. The Indian Constitution provides a single citizenship, whereas the US Constitution provides dual citizenship. ओके, सो यूएस में क्या है? डुअल सिटीजनशिप है, और इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। मीन्स अगर यूएस में का कोई नागरिक है तो जिस स्टेट में रह रहा है तो उस स्टेट का भी वो सिटीजन है, साथ में अमेरिका का भी सिटीजन है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं कि अगर कोई मान लो यूपी में रह रहा है तो वो यूपी का सिटीजन है और साथ में इंडिया का सिटीजन है। तो यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंडिया का कॉन्सेप्ट है, इंडियन सिटीजन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Okay, the A statement, the federal form of government is in United States of America. Okay, ये सही है। Okay, फर्स्ट स्टेटमेंट, इसका एक्सप्लेनेशन है द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ अमेरिका इज फेडरल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज फेडरल रिपब्लिक कंसिस्टिंग ऑफ 50 स्टेट्स। अमेरिका में 50 स्टेट से मिलकर बना हुआ है और वहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो है फेडरल है। ओके, जबकि इंडिया में क्या है? 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, एंड आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट मतलब पहले यूनियन बना, वो यूनियन में से स्टेट्स बने हैं। ठीक है, और यूएस वगैरह में क्या हुआ? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, फेडरल है, इस वजह से वहाँ पे स्टेट मिल करके एक कंट्री बनाए हैं। तो ये डिफरेंस है। अ फेडरल गवर्नमेंट इज़ वन इन विच देयर इज़ डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ठीक है, क्या है फेडरल में क्या होता है कि ये जो डिवीज़न होता है पावर का, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? डिवाइडेड रहता है। Some of the constitution experts call the Indian constitution having unitary nature because the time of emergency it provide a strong center. Okay, but the reality is that Indian constitution of federal nature having some unitary features. ठीक है, क्या होता है कि जब भी इमरजेंसी आ जाती है उस टाइम पे इंडिया को में जो यूनाइटरी नेचर की वजह से इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर को बहुत स्ट्रांग हो जाता है उस समय। अदरवाइज इंडिया में भी स्टेट्स के भी पावर हैं, तो इस वजह से क्या हो जाता है? ये भी फेडरल नेचर में है, हैविंग सम यूनाइटरी फीचर्स, और साथ में कुछ यूनाइटरी फीचर्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय। कंकरेंट लिस्ट, जो लिस्ट होते हैं 3 लिस्ट है ना, सेंटर, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें कंकरेंट लिस्ट कहाँ से आया था? तो वो आया था कहाँ से? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। द कंकरेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन दिस लिस्ट दोज आइटम आर इंक्लूडेड on which both union and state have right to make a law. It is in the 7th schedule of the constitution which originally included 47 item. क्या है कि concurrent list क्या होता है कि वो चीज़ें होती है, those items are included which both union and state have right to make law. जिस पे क्या होता है कि यूनियन मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उस पे बना सकती हैं, have right to make law। ठीक है, और वो 7वें शेड्यूल में होती हैं कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड फ्रॉम। ठीक है, तो कहाँ से बोरो किया गया था? ऑस्ट्रेलिया। और ये देखो कितनी बार पूछा गया है यूपी पीसीएस में, मल्टीपल टाइम्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। उससे पहले देखो झारखंड पीसीएस में भी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट डिस्क्राइब इन द 7th शेड्यूल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, concurrent list again Australia. Question number 15, the concept of concurrent list. Okay, again Australia. Question number 16, the concept of directive principle of state policy in India constitution has been adopted from, ये आयरलैंड से लाया गया था। Okay, the inclusion of directive principle of state policy in the Indian constitution is inspired by the directive
प्रिंसिपल्स गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, वो कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया गया था। और वो द प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो भी कंट्री है जो भी लॉ बनाएगी उसको उसके लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसा लॉ होना चाहिए, वेलफेयर क्या होना चाहिए सिटीजन्स के लिए, वेलफेयर वगैरह के लिए। ओके, दीज प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 में है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ये इन्फोर्सेबल नहीं है कि कल को कोई आदमी जा कर के सुप्रीम कोर्ट चला जाए कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये इसको इन्फोर्स करो, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी कि वेलफेयर के लिए काम करेगी लोगों को। But the principle laid down there are considered fundamental in the governance of the country, making it duty of the state to apply these principle in making the law। और क्या करेगा, जब भी गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी तो इन सब का प्रिंसिपल्स का यूज करके बनाएगी टू इस्टेब्लिश अ जस्ट सोसाइटी इन द कंट्री, जिससे कि मतलब समाज में समरसता हो और लोगों के लिए उत्थान का काम करे। क्वेश्चन नंबर 17, Constitution, Indian Constitution has taken a certain feature of the Constitution of other countries. Which country has contributed to framing of directive principle of state policy? Same question again, Ireland. ये तो रट ही गया होगा. In given representation to talent, experience and service in the composition of the Council of States, the Constitution maker of India were influenced by the example of 18th का आंसर है ये Irish Republic. The concept of formation of Rajya Sabha is Rajya Sabha by representation to talent, qualification, experience and service is influenced by the Irish Republic. Okay, तो क्या होता है कि राज्यसभा में जो भी नॉमिनेशंस आती हैं किस किस जगह से आती हैं, जैसे हो गया कि एक्सपीरियंस हो गया, सर्विस हो गया, टैलेंट, क्वालिफिकेशन से आते हैं ना, तो ये कहाँ से लिया गया था, किस जगह से इन्फ्लुएंस होकर के? आयरिश रिपब्लिक, आयरलैंड से। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया था, तो ए का देखो, ए का होगा 2, ए का 2 है यूनाइटेड स्टेट्स, तो फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट्स से। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया था, तो बी का क्या होगा 1, यूनाइटेड किंगडम से, क्योंकि जो यूके के लोग हैं वो यहाँ पे इंडिया पे रूल करते थे, तो मैक्सिमम चीज़ें हम यूके से लिए हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम उनके यहाँ होता था, तो हम भी पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट कर लिए। फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट्स से, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूनाइटेड किंगडम से। इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से हो गया, इमरजेंसी प्रोविज़न हम कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया आयरलैंड से, राइट। तो एक बार दोबारा से देख लो, फंडामेंटल राइट यूएस, पार्लियामेंट्री सिस्टम ग्रेट ब्रिटेन या यूके, इमरजेंसी प्रोविज़न जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, और डीपीएसपी आयरलैंड से। सेम चीज़ वही है दोबारा से। ओके, और क्या है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करवाना है, राइट। तो यहाँ पे नीचे मैं पढ़ देता हूँ, फंडामेंटल राइट्स यूएस से, डीपीएसपी आयरलैंड से, कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटिश से और यूनाइटेड स्टेट रिलेशन कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। फंडामेंटल राइट कहाँ से हमने लिया था, यूएसए से, डीपीएसपी आयरलैंड से, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविज़न जर्मनी से, ये भी सही है। और रेजिडुअल पावर ऑफ सेंटर, ठीक है, यही वाला हमारा गलत है। ओके, लास्ट अब नाउ क्वेश्चन नंबर 22, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, राइट। तो सीधे हम पढ़ देते हैं यहाँ पे इसका ऑप्शन को। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था, इंग्लैंड से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापान। रिजर्विंग ऑफ ए बिल बाय अ गवर्नर फॉर अ प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, वो कनाडा से ले लिया था। और कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, डीपीएसपी आयरलैंड, फंडामेंटल राइट यूएसए, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विथ अ ग्रेटर पावर टू यूनियन, कनाडा से। The idea of fundamental right was borrowed from USA. Question number 25th. The concept of fundamental duties has been taken from Ireland. Okay, fundamental duties. Oh sorry, fundamental duties कहाँ से लिया गया था,
रसिया से लिया गया था, यूएसएसआर पहले बोलते थे इसको। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इज इंस्पायर्ड बाय द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। द recommendation of the fundamental duties was made by Swern Singh Committee. Question number 26. Assertion and reason. Right? The Constitution of India has become longest one. ठीक है, ये तो सही ही है। द चैप्टर्स ऑन द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन borrowed फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। ठीक है, अब ये देखना है कि ये इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या है, बी आंसर है। बी मतलब क्या हुआ कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये तो सबको पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा है और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। ओरिजिनली इट हैज़ 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। द चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया था, यूएसए के बिल ऑफ राइट से। बट दिस इज़ नॉट द ओनली रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतना बड़ा हुआ है, इसका यही रीज़न नहीं है, इसीलिए वो रीज़न और दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है उसको। क्वेश्चन नंबर 27, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। सेम अगेन। क्वेश्चन नंबर 28, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। सेम। हु इज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन थे वो? वीटी कृष्णमाचारी। क्वेश्चन नंबर 29th. Frank Anthony was the first nominated deputy chairman of the Constituent Assembly. He established All India Anglo-Indian Association in 1942. He served as the nominated member of Lok Sabha for 7 terms between 1950 and 1992. Question number 30. The tradition of written constitution began from which of the following countries? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेडिशन कब किस कंट्री से स्टार्ट हुआ था? तो हुआ था अमेरिका से। अमेरिका के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वेयर एज इंडिया के पास भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31. अमॉन्ग द फॉलोइंग गिवन नेम्स हुज पोर्टफोलियो in the first cabinet of India 1947 was different from his portfolio in the interim government 1946. ओके, जिसका आंसर है डी, मतलब थर्ड ओनली। थर्ड कौन थे? CH भाभा। नाउ इसको हम रीड कर लेते हैं। पोर्टफोलियो इन द इंटरिम कैबिनेट एज फॉलोज। फूड एंड एग्रीकल्चर किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद। लेबर जगजीवन राम। डिफेंस सरदार बलदेव सिंह। वर्क माइंस एंड पावर CH भाभा के पास था। Portfolio in the first cabinet of independent India is as follows. फूड एंड एग्रीकल्चर भी अगेन राजेंद्र प्रसाद के पास। डिफेंस बलदेव सिंह के पास। लेबर जगजीवन राम के पास। कॉमर्स CH भाभा के पास। ये चेंज हो गया ना, पहले क्या था CH भाभा के पास? वर्क माइंस एंड पावर था। ओके, दस द पावर ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ CH भाभा इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज डिफरेंट, राइट। अब यहाँ पे दिया है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे और फिलहाल के लिए ये आप अलग से पढ़ भी सकते हो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ये नया वीडियो बना देंगे और वहाँ से अलग से एक क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं इसको दोबारा से इधर दिखा देता हूँ, जिससे कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, राइट। स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक पूरा मैं कर देता हूँ और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है एक 1 लाइनर में, और इसको याद कर सकते हो क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली आर्टिकल से। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो यहाँ से। और जो हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, इधर ये भी देख लो, यहाँ पे शेड्यूल से स्टार्ट हो गए, सारे आर्टिकल्स कवर हो गए। अभी देखो शेड्यूल से स्टार्ट हो गए हैं, लिस्ट वगैरह यहाँ पे आ गई हैं, देखो कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। जब ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।